हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के सामान्य विज्ञान के सामान्य कह सकते हो जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस पूरी वीडियो में यानी पहले क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद नीचे उसकी व्याख्या मिलेगी, एक्सप्लेनेशन मिलेगा और उसमें यानी उस क्वेश्चन के बारे में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारा आपको वीडियो की आपकी व्याख्या में मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। और कुछ बातें हैं वो हम वीडियो के बीच बीच में करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सम्राट डॉट डॉट ने यानी सम्राट डॉट डॉट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। ये क्वेश्चन आपका 11 यानी 30 तारीख 11वें महीने 2021 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था एसएससी जीडी के एग्जाम में, एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में। आप 30 तारीख को यानी 11/2021 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने प्रीवियस हैं सारे इसमें आपको मिलेंगे, यानी कोई अलग से क्वेश्चन नहीं जोड़ा गया इसमें जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे जा चुके हैं 2010 से 11, 12, 13, 14, 15, 16 मिला के जितने सालों से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। देन यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अकबर हो जाएगा। किसके हो जाता? सम्राट अकबर ने जो है मोहम्मद हुसैन अल कातिब को कश्मीर यानी अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम जो है वो स्वर्ण के ना उपाधि के रूप में उनको दी थी। तो यहाँ पे आइए इसका व्याख्या देखते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे सम्राट अकबर के बारे में कुछ नोट लिखा हुआ है कि सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर मुगल वंश के राजा थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। और उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी या उपाधि से नवाजा था। जहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि जो है वो किसने दी थी? तो वो अकबर ने दी, मुगल सम्राट अकबर ने दी थी। उसका सीरी कलम जो है अब्दुस समद द्वारा आपकी सीरी कलम का उपाधि जो दिया गया था वो अब्दुस समद को दिया गया था। उसके बाद महामात्र की उपाधि इन्होंने नरहरि को दिया था। उसका कंठा भरण की उपाधि तानसेन को दिया था इन्होंने। उसका अमीर उल उमरा जो है वो भगवान दास को इन्होंने उपाधि के रूप में दिया था। तो यहाँ पे जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने कवर कर लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसमें मैं ये भी बता दूंगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी 25 जो है सामान्य विज्ञान के वो सामान्य ज्ञान के जो है वो 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 25 में आपको सारे नोट पॉइंट मिलने वाले हैं। और रही बात इसकी PDF की, तो वो आपको मेरे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल वंदे भारत 2.0 जिसपे सेम यही लोगो लगा हुआ है और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट यानी जितनी PDF मैं बनाऊंगा वहां पे अपलोड कर देता हूं, क्योंकि यहां पे मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जब अपलोड करता हूं तो वहाँ पे लिंक ओपन नहीं होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन से। कदमाई डॉट डॉट राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। कदमाई जो था वो डॉट डॉट राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। ये भी आपका 2021 के 30 तारीख को जो पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। देन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वो चोल राजवंश के तहत जो है भू राजस्व का एक रूप था कदमाई जो था वो चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसकी व्याख्या आपकी कुछ इस प्रकार से है। विजयालय 850 से 871 सम्राट को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसे? विजयालय का जो है वो चोल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो विजयालय को। इस राजवंश ने तमिल तथा संस्कृत को राजकीय भाषा के रूप में अंगीकृत किया था। इस महान साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। कौन था? राजेंद्र तृतीय था। कदमाई चोल वंश के तहत भू राजस्व का एक रूप हुआ करता था, यानी कदमाई चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप हुआ करता था। देन इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, महत्वपूर्ण बिंदु लिखा हुआ है कि चोल वंश की आर्थिक व्यवस्था ब्राह्मणों को उपहार दी जाने वाली भूमि, ब्रह्मदेय, किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि, शाला भोग, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि वल्लन वगाई थी। यानी क्या था? वल्लन वगाई थी। यहाँ पे इसका सोल्यूशन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड नंबर के क्वेश्चन का। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि किस शासक की बेटी थी, यानी रजिया बेगम यानी यहाँ पे थी। वो क्वेश्चन आपका कट चुका है। तो रजिया जो
जो थी रानी रजिया जो बेगम थी वो किस शासक की बेटी हुआ करती थी उस टाइम पे। तो ये भी क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में ही, वो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 30 तारीख के पेपर को 2021 में जो आपका एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो जो रजिया थी वो किस शासक की बेटी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया। उसके बाद इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिया इल्तुतमिश की जो पुत्री थी, और रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक भी थी। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली मुस्लिम मतलब पहली जो मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो रजिया बेगम थी। उसके बाद रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान करबा या चोगा पहनकर दरबार में हिस्सा लिया था। तो यहाँ पे उसके बाद अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि रजिया की जो शादी थी वो अल्तुनिया से कराई गई थी, हुई थी। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में लिखा हुआ है कि रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। जितने पॉइंट इसमें लिखे हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है थर्ड यहाँ पे इसी पे कि रजिया एक कुशल प्रशासक थी जिसने पानी की व्यवस्था, कला, संस्कृति एवं संगीत को प्रोत्साहन दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपका कौन से नंबर का क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे। तो ये भी क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में 30 तारीख के पेपर को आपको पूछा जा चुका है। यानी निकाल के रखा गया है कि पेपर जो जितने शिफ्ट में होते हैं तो एक एक क्वेश्चन वहाँ से पुटअप करके हमने यहाँ पे रखा है, आपको दिया जा रहा है। तो वहाँ पे अभी कन्फ्यूज मत होना कि लगातार पूछे ही जा चुके हैं सारे क्वेश्चन, ऐसे बनाया गया है नहीं, ये थोड़ी ना है वो लगातार क्वेश्चन ढूंढ के कि हाँ ये शिफ्ट में उसी दिन का उसी शिफ्ट में एक पेपर में करा देंगे हम। जैसे 25 क्वेश्चन हम एक दिन कराएंगे तो उसमें एक ही दिन का, यानी अगर शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे हैं 25 क्वेश्चन पहले आते थे, अब का तो नियम बदल गया, अब तो 20 आएंगे, लेकिन ये जो था पहले बिहाफ का था। अब जो बन रहा है आपका ये 25 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, यानी पिछले बिहाफ का था ये जो। अब जो 20 क्वेश्चन आएंगे तो 25 क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नहीं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, थर्ड जो आपकी शिफ्ट बनती है उसमें पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो डोंट वरी, परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से महाराजा धीराज, चौथा प्रश्न जो है वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे। तो वो कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, पहले आपके गुप्त सम्राट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे वो घटोत्कच के पुत्र थे, जो गुप्त वंश का द्वितीय शासक हुआ करता था। कौन था द्वितीय शासक, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, बन रहे हैं, एक साथ देख लो आप कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है किसका बेटा था, पहले तो घटोत्कच का बेटा था, और घटोत्कच जो है गुप्त वंश का चौथा शासक था, तो दूसरा शासक था। और ये भी पूछा जा सकता है कि घटोत्कच जो था वो किस वंश का शासक था, तो ये था गुप्त वंश का शासक था। यानी यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके रेडी हो गए, एक क्वेश्चन से 3 और निकल के आ गए, 4 क्वेश्चन यहीं से बन गए आपके। उसके बाद इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तृतीय शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो गुप्त वंश का तृतीय शासक था। उसके बाद इसका कार्यकाल जो 319 से 324 ईस्वी तक रहा। ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। यानी ये भी आपका प्रथम स्वतंत्र शासक गुप्त वंश का कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ही थे, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मेन था आपका कि महाराजा धीराज की उपाधि जो है वो किसने हासिल की थी, किसने धारण की थी, तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद इनके बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में की थी। इसी के अंदर इन्होंने आपके गुप्त संवत की स्थापना कर दी थी। उसके बाद अगला है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन व कविराज भी कहा जाता है। तो अगर देखा जाएगा तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता भी होगा पहले से ही कि भारत का जो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन या कविराज भी कहा जाता है। उसका अगला पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। तो किसने की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो कुमारगुप्त ने कर दी थी। उसका अगला क्वेश्चन इसी में है कि कालिदास और धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आसन्न थे। यानी कालिदास और धन्वंतरी जो थे किस राजा यानी किस शासक के काल में हुआ करते थे, तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में हुआ करते थे, तो कालिदास और धन्वंतरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि यानी यहाँ पे बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है। यह भी आपका सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया था, यानी यहाँ पे आपको लिखा है तो बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है, क्योंकि
यहाँ पे जो था, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? बोध गया में जो था गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध को जो थे उन्हें आपका ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर पर हुआ था। इनकी माँ का नाम महामाया था, जिनका निधन बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। तो कुछ मतलब आपका बेसिक पॉइंट यहाँ पे था। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जन्म इनका कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी में, यानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था इनका जन्म, इसका महात्मा बुद्ध जी का। उसका पिता इनके थे राजा शुद्धोधन थे, ये पिता का नाम शुद्धोधन था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। माता जो थी महामाया देवी जी थी। और इनका जो प्रथम उपदेश दिया था, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि प्रथम उपदेश जो महात्मा बुद्ध जी ने दिया था कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में दिया था। उसके बाद इनकी भाषा जो थी कौन सी थी, तो पाली भाषा हुआ करती थी इनकी। और सर्वाधिक जो उपदेश दिया है वो कहाँ पे, तो श्रावस्ती में दिया था, जो आपका अभी यहाँ पे आसपास अपने पड़ता है, यानी फैजाबाद अयोध्या के आसपास जो आपका पड़ता है श्रावस्ती, तो वहाँ पे सर्वाधिक अधिक उपदेश इन्होंने दिया था। उसका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, इन्होंने जहाँ पर अपना देह त्याग किया था उसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। तो ये भी अलग से क्वेश्चन बनता है कि महापरिनिर्वाण की संज्ञा दीजिए। तो जो मृत्यु का देह का जो त्यागना होता है उसे महापरिनिर्वाण कहा था इन्होंने। तो इनका जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हो गई थी। तो महात्मा बुद्ध जी के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। देन आगे बढ़ते हैं हम 6वें नंबर के क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर का है कि तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है। तो तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर जो है निम्न में से किस देवता को समर्पित है। तो भी आपका शिफ्ट 3rd में पूछा जा चुका है। उसी डेट को एग्जाम को 30 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ था उसी डेट को आपका शिफ्ट 3rd में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो भगवान शिव को समर्पित है कौन सा, तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आपका आंसर हो जाएगा, भगवान शिव को आपका समर्पित हो जाएगा। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ व्याख्या यहाँ पे कि तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, यानी राज राजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण जो है राज प्रथम ने 1000 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शिल्प कला की उत्तम कृति है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। तो तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु और जो तंजावुर हो कहाँ पे स्थित है, ये भी आपका तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और ये आपको किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव जी को समर्पित है। उसके बाद अगला पॉइंट इसी पे लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण बिंदु जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग अलग जो मंदिर है वो कहाँ पे हैं। तो वैसे यानी तमिलनाडु के जो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। हम्पी आपका कहाँ पड़ता है, तो आपको कर्नाटक के तमिलनाडु के आसपास पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, जो वो भी भगवान शिव को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, जो भी शिव और पार्वती जी को समर्पित है। उसका पद्मानभ स्वामी मंदिर जो है तिरुवनंतपुरम केरल में आपका है, ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, जो भगवान शिव जी को समर्पित है। तो यहाँ पे आपका हमने अभी डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से बताना है कि मुगल सम्राट जो बाबर थे उनके बारे में कौन सा कथन आपका गलत है। यहाँ पे शिफ्ट 3rd में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो था, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। ये बाबर के बारे में आपका रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। 1504 ईस्वी में काबुल को जीतकर बादशाह की उपाधि इन्होंने धारण की थी। किसने, बाबर ने। उसके बाद इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो बाबर को माना जाता है। उसका बाबर ने सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तो किस नीति का, तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग आपके बाबर ने किया था सबसे पहले। उसके बाद बाबर ने कलंदर तथा गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी, कलंदर तथा गाजी की उपाधि जो है, उपाधियां जो हैं वो आपके अगर पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बन जाती है। तो बाबर ने जो कलंदर और गाजी की उपाधि किसने धारण की थी, तो बाबर ने धारण की थी। उसके बाद बाबरनामा तुर्की में कृत संकलन है। तो ये भी पूछा जाता है कि जो बाबर की बाबरनामा है वो किस में लिखी गई है, तो वो तुर्की भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में संकलित की गई है। और बाबर की मृत्यु
मृत्यु जो है वो 1530 ईस्वी में आगरा में हो गई थी। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। और एक क्वेश्चन इनसे भी बनता है कि बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, तो ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सिचुएटेड है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाण भट्ट द्वारा लिखित है। तो बाण भट्ट द्वारा जो पुस्तक लिखी है वो कौन सी है, तो ये भी आप देख लेते हैं पहले। 1 दिसंबर 12 यानी 12 जो आपका 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट पहला जो पेपर हुआ था उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपका जो बाण भट्ट द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसका नाम क्या हो जाएगा, तो हर्षचरित क्या हो जाएगा, उसका हर्षचरित नाम हो जाएगा उसका। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से आपका कि बाण भट्ट द्वारा लिखित पुस्तक हर्षचरितम है। बाण भट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और बाण भट्ट द्वारा रचित कादंबरी दुनिया का पहला उपन्यास है। कौन सा कादंबरी जो है वो दुनिया का पहला उपन्यास है, किसके द्वारा रचित है, तो बाण भट्ट के द्वारा रचित है आपका ये। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई, तो यहाँ पे सारी पुस्तकें हैं, कई सारी पुस्तकें हम यहाँ पे देख लेंगे। तो अकबरनामा जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। मालविकाग्निमित्र जो कालिदास द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई, पाणिनि के थ्रू लिखा गया है। उसके बाद रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखा था। उसके महाभारत जो था वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य कह सकते हो उन्हें। उसका अगला यानी कामसूत्र जो है इनका वात्स्यायन द्वारा लिखा गया कामसूत्र। उसका बुद्ध चरित तो अश्वघोष के द्वारा। एक था हर्षचरित जो बाण भट्ट द्वारा लिखा है, बाण भट्ट की पुस्तक है। एक है बुद्ध चरित, तो बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा रचित पुस्तक है। महाभाष्य जो है पतंजलि द्वारा लिखा गया है। मेघदूत कालिदास द्वारा लिखा गया है। मेघदूत यहाँ पे आ गया, मालविकाग्निमित्र आ गया, वो भी कालिदास द्वारा लिखा गया है। उसके बाद पंचतत्व जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। और बृहत संहिता के रचयिता बराह मिहिर है। कौन है, बराह मिहिर। उसका सूर्य सिद्धांत के जो रचयिता है वो आर्यभट्ट के द्वारा हर्षचरित और सूर्य सिद्धांत दोनों पुस्तकें लिखी गई हैं। और नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा आपका लिखी पुस्तक हो जाएगी। देन आगे बढ़ते हैं हम। आगे नंबर आपका है 9th नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ पे अगला 10th नंबर का क्वेश्चन है, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तो किन्हें कर लिया गया था, तो चेत सिंह को जो है वो 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार कर लिया था। ये भी आपका सिर्फ फर्स्ट में पूछा जा चुका है। देन आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बनारस में 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने राजा चैत सिंह को गिरफ्तार किया। इस विषय में कई थ्योरी प्रचलित है, जिसमें एक कहावत द्वारा चरितार्थ किया गया है। घोड़ा पर हौदा और हाथी पर जीन, चुपके से भागा वारेन हेस्टिंग। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको कहावत भी लिखी गई है कि घोड़ा पर हौदा और हाथी पर जीन, चुपके से भागा वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे अब इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग थे। उसके बाद यहाँ पे यह राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को इसने आश्रय दिया था। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद आते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। तो ये इसी एक ही तारीख को शिफ्ट टू सेकेंड में पूछा जा चुका है। तो फिरोज शाह तुगलक के दौरान शासनकाल में किया गया था। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है। अफगानिस्तान स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया, किंतु वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करा पाए। इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को और बढ़ाया। 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। यानी न्यू डाली थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आधा कंप्लीट करवाया उसे इल्तुतमिश ने। उसके बाद पूरा जो उसे कंप्लीट करवा दिया वो फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट करा दिया। तो एक ही टॉपिक था, उसमें 3 लोग मिले थे, 3 शासक उसमें मिले थे। यानी जो कुतुब मीनार जो बनी है आपकी, उन 3 लोगों ने मिलकर उसे कंप्लीट करवाया था। उसके बाद इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे सिचुएटेड है आपका। तो यहाँ पे ताजमहल आगरा में स्थित है, किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। और लाल किला जो दिल्ली का था उसको भी किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। फिर
फतेहपुर सीकरी जो है आगरा का था वो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने बनवाया था। शाहजहां ने आपका लाल किला बनवाया था। ताजमहल आपका किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी जो है उसका किसने, फतेहपुर सीकरी जो नगर है उसको किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। अजंता की जो गुफाएं थी महाराष्ट्र में स्थित है वो गुप्त काल के जो शासक थे उसने बनवाई थी। उसका हवा महल जो जयपुर में स्थित है वो सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। उसका कोणार्क मंदिर जो पुरी राजस्थान वो उड़ीसा पुरी में है वो आपका राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, उसका निर्माण करवाया था। उसका 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इससे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो ये भी क्वेश्चन आपका शिफ्ट सेकंड में एक ही तारीख को पूछा जा चुका है। तो लॉर्ड डलहौजी ने, कौन थे वो? तो लॉर्ड डलहौजी निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी था साला वो, मतलब लॉर्ड मत कहो उसको, तो लॉर्ड नहीं होगा यहाँ पे। उसका यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा था। डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यापकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति इनके द्वारा ही लागू की गई थी। शिक्षा संबंधी सुधारों में इसने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच लागू किया। इनके शासनकाल में भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी चली। तो यहाँ पे जो आपके इस पॉइंट से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पेपर की दृष्टि से देखा जाए, किसी भी पेपर की दृष्टि से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे अगला यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन, शिक्षा संबंधी सुधार तथा जनगणना जैसी योजनाओं को बढ़ावा मिला था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे ही। उसके बाद लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में भारत में 1857 ईस्वी की महत्वपूर्ण क्रांति आपकी हुई थी। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन है कि 1865 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो अभी आपका सेकंड शिफ्ट में 1 तारीख को पूछा जा चुका है प्रश्न। तो ऑर्थर कॉरफर्ड यानी 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला मतलब नया आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो ऑर्थर क्रॉफर्ड को नियुक्त किया गया था। इनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑर्थर क्रॉफर्ड को बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया और भारत में सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 1687 में मद्रास में आपका नगर निगम का गठन हुआ था। फिर 1726 ईस्वी में कलकत्ता और बॉम्बे नगर निगम का गठन हुआ था। उसके बाद 14 नंबर का अगला क्वेश्चन है कि 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। तो वो क्या है? तो लाल किला जो है वो 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक वहां पे आपके मुगल शासक रह चुके हैं लाल किला के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाल किला 1857 तक मुगल सम्राटों के रहने का स्थान बन चुका था। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ और लाल किले का निर्माण 1638 से 1648 ईस्वी तक लगभग 20 सालों में हुआ था। कितने सालों में? 20 सालों में आपका लाल किला का निर्माण हुआ था। उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में लिखा हुआ है कि प्रथम मुगल सम्राट कौन था उस टाइम पे? तो बाबर था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड थे, द्वितीय थे। चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। निरक्षर मुगल शासक कौन थे? अकबर थे। जिन्हें अकबर जो थे पढ़े लिखे नहीं थे। निरक्षर मतलब उन्हें ज्ञान नहीं था, लगभग बेसिक चीज़ों का भी ज्ञान नहीं हुआ करता था। तो निरक्षर मुगल शासक ने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि निरक्षर मुगल शासक, आप समझ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो किसके शासनकाल के दौरान? तो राजा टोडरमल अकबर के शासनकाल के समय पर आपके राजस्व मंत्री हुआ करते थे। यहाँ पे आपका सोल्यूशन लिखा हुआ है कि राजा टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे या अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। टोडरमल ने बांस के डंडों से भूमि पैमाई शुरू करवाई थी। किसने? तो राजा टोडरमल ने बांस के डंडों से भूमि की जो पैमाइश शुरू करवाई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है। और अकबर के 9 रत्नों में से राजा टोडरमल भी एक शामिल थे उसमें। उसका अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकबर दरबार में 9 रत्न कौन कौन थे? तो राजा बीरबल, यानी आपका ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यानी पूछा भी जा सकता है कि
इसमें तो पूछा जाता है क्वेश्चन, जो नवरत्न थे इनमें चारों में से कौन है, कौन नहीं है, कौन है कौन नहीं है, सत्य है असत्य है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो अकबर दरबार के जो आपके नवरत्न थे, पहले राजा बीरबल, उसके बाद तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, टोडरमल, राजा टोडरमल हो गया, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन, अब्दुल रहीम खान ए खाना, यानी नवरत्न इन्हीं थे, यही थे नवरत्न आपके अकबर के शासनकाल के दौरान। उसका 16 नंबर का क्वेश्चन है कि मीर जाफ़र को वर्ष डॉट डॉट में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। तो मीर जाफ़र को जो है वो वर्ष 1763 से तो 1764 के बीच में आपका पुनः जो बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। और ये आपका थर्ड शिफ्ट में एक ही तारीख को 1 दिसंबर 2021 में थर्ड शिफ्ट के पेपर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए हम इसका सोल्यूशन आगे देखते हैं। सोल्यूशन आपका कुछ इस प्रकार से कि मीर जाफ़र बंगाल का नवाब था। प्रारंभ में वह सिराजुद्दौला का सेनापति था। उसका मुख्य सपना बंगाल का नवाब बनना था। वह प्लासी के युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया। 1763 से 1764 ईस्वी में उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया था। उसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो कुछ युद्ध थे वो कब हुए थे। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। कब? 1757 ईस्वी में आपका प्लासी का युद्ध हुआ। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 1761 में आपका देखने को मिला था या हुआ था। उसका खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो 1699 ईस्वी में हो चुकी थी खालसा पंथ की स्थापना। उसका अमृतसर की जो संधि थी वो 1809 ईस्वी में कर दी गई थी। उसका सती प्रथा पर रोक जो है 1829 में लगाया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में मेरठ से इसकी जो मतलब उग्र हुआ था, ये बड़ा हुआ था। उसके भारत सरकार अधिनियम का पारित हुआ था तो 1935 में आया था भारत सरकार अधिनियम। उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके 1885 में हुई थी। उसका बंगाल विभाजन आपका 1905 में हो चुका था। तो कुछ यहाँ पे आपका जो स्थापना वर्ष थे, कुछ युद्ध थे, उनके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसको आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोधी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? तो कौन था? तो बाबर जो था वो इब्राहिम लोधी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था। इसके बारे में अगला यहाँ पे कुछ पॉइंट पढ़ते हैं हम। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इनके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना शुरू हो चुकी थी। उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है कि सरियतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ डॉट डॉट का हिस्सा बने थे। तो ये आपका 2 दिसंबर के एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका वाला क्वेश्चन है। सरियतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ डॉट डॉट का हिस्सा थे। तो फराजी आंदोलन का आपका हिस्सा थे। सरियतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ फराजी आंदोलन का हिस्सा बने थे। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था। इसकी शुरुआत हाजी सरियतुल्लाह द्वारा की गई। इनका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म के लोगों को सामाजिक भेदभाव और शोषण से बचाना था। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा, सन्यासी विद्रोह दिरजी नारायण द्वारा किया गया था। बहाबी आंदोलन सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया था। फ़कीर विद्रोह मजनून शाह एवं चिराग अली के द्वारा शुरुआत की गई थी। उसका 19 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है कि बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका किस वर्ष की गई थी? तो ये भी आपका सेकंड शिफ्ट में 2 दिसंबर 2021 के एग्जाम के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे क्या हो गया, 1900 यहाँ पे कहाँ था, 1854 में कब कर दी गई थी? तो 1854, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1854 ईस्वी में कर दी गई थी। यहाँ पे उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है कि भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टन में की गई थी, किंतु यह असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में कावसजी डाबर द्वारा खोला गया। इसके बाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का मार्ग प्रशस्त हो गया। उसके बाद आपका 20 नंबर का क्वेश्चन, 20वें नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? ये भी आपका 2 दिसंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट के पेपर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। तो संवाद कौमुदी जो है वो किसके द्वारा किसकी समाचार पत्रिका है? तो राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित आपका समाचार पत्रिका कौन सी हो जाएगा? तो संवाद कौमुदी
ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसके बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो संवाद कौमुदी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसे 1821 में प्रकाशित किया गया। यह पहला समाचार पत्र था। इसके लेखक राजा राम मोहन राय खुद ही थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम 21 नंबर का क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये आपका थर्ड शिफ्ट में उसी दिन के एग्जाम में आपका पूछा जा चुका वाला क्वेश्चन है। तो तुलुव राजवंश जो थे, तुलुव राजवंश, कृष्णदेव राय जो है जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया था, किस राजवंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय तुलुव राजवंश से संबंध रखते थे। इसके बाद आप यहाँ पे संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने 1336 ईस्वी में की तथा तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। कृष्णदेव राय का संबंध तुलुव राजवंश से था जो बाबर के समकालीन हुआ करते थे। तो यहाँ पे आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था आपके तुलुव वंश के बारे में, तुलुव राजवंश के बारे में। उसका 22 नंबर का क्वेश्चन है कि खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी थर्ड शिफ्ट में उसी दिन के एग्जाम में पूछा जा चुका वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इक्ता यानी किस नाम से जाना जाता था? तो इक्ता के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका कुछ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन आपका कुछ इस प्रकार से है कि खिलजी तथा तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को इक्ता के नाम से जाना जाता था। महत्वपूर्ण पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि खिलजी वंश के समय संबंधित विभाग दीवाने रियासत व्यापारियों पर नियंत्रण जो था इन्हीं के, यानी आपका महत्वपूर्ण बिंदु खिलजी वंश के समय संबंधित विभाग इन्हीं के टाइम पीरियड पे आपका आया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन है कि कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला और राजा डॉट डॉट की प्रेम कथा, किसकी? राजा और दुष्यंत की प्रेम कथा के बारे में इन्होंने वर्णन किया है अभिज्ञान शाकुंतलम ने। तो आपका शकुंतला और राजा दुष्यंत के प्रेम के बारे में इन्होंने इसमें डिस्कस किया है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट व्याख्या लिखी हुई है, कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कालिदास की रचनाएं यानी यहाँ पे क्या, मालविका अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कहानी, कुमार संभव शिव पार्वती प्रेम कथा व कार्तिकेय का जन्म है। कुमार संभव में जो लिखा हुआ इन्होंने, मेघदूत में यक्ष राजा मेघ से प्रेयसी को संदेश पहुंचाने की प्रार्थना की गई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे थे। उसका 24 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ष डॉट डॉट में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। कब रखा गया था? वर्ष 1931 में सबसे पहली बार इसको वहाँ पे रख दिया गया था। उसके बारे में इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। भारतीय संविधान निर्माण के दौरान झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। इसे 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। उसके बाद आगे 25 नंबर का क्वेश्चन है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्या, मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। अभी हाल ही में आपका बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का एग्जाम संपन्न हुआ है 20 नवंबर को आपका। उसकी तैयारी मैंने अपने इसी चैनल पे कराई थी। उसकी केमिस्ट्री की लगभग क्वेश्चन जो हैं वो मेरे द्वारा कराए गए थे। वो आपके पेपर में रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये नहीं बता रहा हूँ मैं कि ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे पढ़ाते चला जा रहा हूँ, कहीं से भी कंटेंट हिल लाता हूँ, ढूंढ लाता हूँ, उसे पढ़ा देता हूँ, ऐसा नहीं है। उसका परख जांच परख करके पढ़ाई जाती है। यहाँ पे जो आपका कंटेंट मिलता है यहाँ पे जेन्युइन होता है, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं कि पेपर में आपका पूछा जा सकता है। आपको नहीं अगर है तो आप कम्युनिटी पोस्ट हमारा देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने उसमें डाल रखा है। एक बच्चे ने रिप्लाई दिया था कि सर आपने जो पढ़ाया था वो हम मेरे एग्जाम में लगभग रेडियो ऑपरेटर करना चाहिए, तो रेडियो मैकेनिक में सारे क्वेश्चन आपके मिले हैं, लगभग क्वेश्चन आपके मिले। कोस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ उसमें भी फिजिक्स के क्वेश्चन आपके मिले थे। देन मैं यही बताना चाहता था। और पीडीएफ रही बात, तो उसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल वंदे भारत 2.0 पे अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर आप कैरी कर लेना उसकी। और अगर कट ऑफ की वीडियो आप चाहते हैं बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की, तो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में
आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बता सकते हैं कि सर आप भी एक कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगा ओवरऑल। क्योंकि अभी देख रहा हूँ ना कि कोई कितना बता रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। मैंने कहा चलो देख लेते हैं कितनी जाएगी, उसके बाद लास्ट में फाइनल हम एक बना देंगे ईजिली उसके बिहाफ पे। क्योंकि अभी क्या बताएं, गलत बता देंगे, कहीं गलत हो गया तो फिर दिक्कत। अगर सही तो बताए एकदम, भगवान थोड़े ना हो गया कि सही एक्चुअल बता देंगे इतनी कट ऑफ जाएगी। तो भी सबका हम ओवरव्यू देखते हैं कितने पे लगभग जाएगा एग्जाम के बेसिस पे, वो सबको आपको बता दिया जाएगा। देन आगे बढ़ते 25 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी ने वर्ष ... में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह आयोजन किया था। तो कब किया था? 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन इन्होंने चालू किया था। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गांधी जी के महत्वपूर्ण जो सत्याग्रह आंदोलन थे। तो पहला आपका क्या था? चंपारण में सत्याग्रह किया था सबसे पहले उन्होंने 1917 में। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे। 9 जनवरी 1917 को लौट के आए थे। 9 जनवरी को हुई आपका भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है इनके आने से। तो 1915 में आए थे लौट के। 1917 में सबसे पहली बार इन्होंने आपका 1917 में चंपारण आंदोलन बिहार में शुरू किया था। किसके लिए? तो 3 कठिया पद्धति को हटाने के लिए। जो नील की खेती कराते थे अंग्रेज, यानी 20 बीघा पर वो 3 बीघा से 17 अपना ले लेते थे, 3 देते थे किसानों को। तो 3 कठिया पद्धति को इन्होंने हटा दिया था। उसके बाद खेड़ा आंदोलन इन्होंने आपका ओपन किया था 1918 में। उसके बाद आपका आ गया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में भी लेकर आए थे। उसका खिलाफत आंदोलन 1919 में लेकर आए थे। असहयोग आंदोलन आपका नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में लेकर आए थे। उसका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में लेकर आए थे। उसका सबसे लास्ट इनका था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा किया गया था। देन यहाँ पे आप कहोगे ये पहले नंबर क्वेश्चन है, वही जो अभी रिपीट हो गया, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। देन यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं। देन कैसी लगी आपकी वीडियो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड जल्द ही आपकी एसएससी जीडी की जो मैथमेटिक्स की क्लासेस हैं वो भी रीओपन होने वाली हैं, चलने वाली हैं इस चैनल पे। और मेहनत करेंगे, साथ मेहनत करेंगे। अगर चारों क्लासेस हो सकेंगे, पॉसिबली हो सकेंगे तो पॉसिबल मैं करा दूंगा। चारों क्लासेस चलेंगी आपकी। और नहीं तो मैथ और फिजिक्स, मैथ और सामान्य विज्ञान देखेंगे उसका। और अपनी तैयारी अगर जैसा आप बताएंगे वैसा हम करते चले जाएंगे। सो डोंट वरी, आप परेशान मत होइएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को अवसर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल को भी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी तैयारी हम कराते रहेंगे और एक्सपीरियंस बेसिस पे कराई जाएगी तैयारी आपको। ऐसे नहीं बस उतर आए हैं, बस तैयारी कराने लगे हैं। तो कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।